होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी। इसके बाद हमने आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया कि ये क्या होता है, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, या स्टेट ऑफ मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक क्या ना करा जाए, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करा जाए। ठीक है। इफ एनी बॉडी, अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ये होता है कि एनी बॉडी और एनी सिस्टम, if any body are in a state of motion, in a state of motion or in a state of rest, then it remains in this state until any external force is applied. External force is applied. जब तक कि हम कोई बाहरी फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये क्या होगा, इन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसको समझते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, इसे स्टेट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। उसका रीजन ये होता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या कोई भी बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे ये है, तो ये बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब इस पे कोई भी क्या नहीं लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है। इस पे अगर फोर्स लग भी रहे, आपको नेट फोर्स की बात करनी है या एक्सटर्नल फोर्स की बात करनी है, तो जो टर्म एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स या इसी को क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ और केवल सिर्फ ये है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, जैसे किसी बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं कई सारे, लेकिन उसका नेट फोर्स 0 है, तो हम ये बोलेंगे इस पे कोई एक्सटर्नल या नेट फोर्स नहीं है। जैसे ये बॉडी है, अब इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस बॉडी का, तो आप देखेंगे इस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, जो इसको हम वेट फोर्स कहते हैं mg, और दूसरा ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये ग्राउंड से कांटेक्ट में है, तो ये जो ग्राउंड है वो इस पर क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है इस तरीके से, और ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हैं। m जो है वो किसके इक्वल है, mg के, ऐसा। तो इस पे क्या है, नेट फोर्स 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस वजह से ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा जब तक कि हम क्या ना करें, इस पे कोई फोर्स किसी भी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा या एक्सटर्नली या नेट फोर्स इस पे अप्लाई ना करें। समझ में आ रहा है ना? तो नेट फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। अब ये बॉडी क्या है, नेट इक्विलिब्रियम में। अगर हम ये बात करते हैं m = mg, तो इस पे नेट फोर्स क्या है, अगर ऐसा है तो इस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है या इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम एक्सटर्नली इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे हम इस पे कोई फोर्स इधर की डायरेक्शन में या कहीं भी अप्लाई करेंगे, तब ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करेगा, चेंज करेगा। अदरवाइज ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। या अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, सपोज दैट कि ये क्या है, तो वहां भी नेट फोर्स अगर बैलेंस है, जैसे ये है, ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तब तक ये वेलोसिटी v से मूव करेगा जब तक कि, जैसे इस पे ये mg डाउनवर्ड लग रहा है और ये n अपवर्ड लग रहा है, तो
तो ये क्या हुआ है, नेट बैलेंस है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ये तब तक इस कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा जब तक इस पर आप कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे, चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन से, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन से, तो क्या होगा कि इसके मोशन में अल्टरेशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब तक यूनिफॉर्म मोशन या अपने स्टेट ऑफ मोशन को फॉलो करेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, अब इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वेट फोर्स, हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमको नॉर्मल फोर्स पढ़ना और थोड़ा सा टेंशन फोर्स के बारे में जानना है, क्योंकि असल में क्या है कि सारे फोर्स को हम यही पढ़ लेंगे, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स ही क्यों ना हो। उसका रीजन ये है कि टॉपिक तो आपके लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क फॉर एनर्जी और बहुत सारे हैं, तो हम बेसिक जो पूरे डायनेमिक्स का जो बेसिक है सब यही इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आगे वाले टॉपिक में क्या हो उनको थोड़ा आसानी होगी पढ़ने में। तो नोट करिए इसको थोड़ा सा जल्दी से लिखिए। चलिए, इसके बाद सेकेंड फोर्स वेट फोर्स तो हमने बता दिया आपको। एक दूसरा फोर्स होता है जो नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है टाइप का? कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है तब नॉर्मल फोर्स लगता है। और हमेशा जो नॉर्मल फोर्स होता है, जैसे ये सरफेस है, सपोज दैट अर्थ की सरफेस है और इस पे ये कोई बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, तो जैसे ही कोई बॉडी किसी भी सरफेस या किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रखी जाएगी और एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करे, तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी को जिस कांटेक्ट फोर्स से पुश करती है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। जैसे जब ये इंडिविजुअली ऐसे फ्री में रखी हो, फ्री स्पेस में ऐसे, तो इसमें वेट फोर्स mg लगेगा और ये नीचे की तरफ क्या करेगी? मोशन करेगी। लेकिन चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर स्पेस में होंगे तो नीचे की तरफ मोशन करते हैं ड्यू टू अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और जैसे अर्थ की सरफेस पे आते हैं तो वहां हम रुके रहते हैं या वहां बैठे रहते हैं या किसी तखत पे या किसी चेयर पे कहीं पर भी हम कांटेक्ट में आके बैठ जाते हैं। तो कैसे बैठ जाते हैं? ये जो वेट फोर्स है वो कहां से नेग्लेक्ट हुआ? तो इस वेट फोर्स को क्या करते हैं, जैसे ही सरफेस पे आया ये कांटेक्ट फोर्स लगाने लगता है। कैसे? क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, इसको अपने वेट फोर्स से क्या कर रही है? प्रेस कर रही है। इस पे वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो जैसे इस सरफेस से कांटेक्ट में आया इसको इसने प्रेस करा। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक टर्म होता है कि एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी का मतलब होता है कि बॉडी को फ्री करके देखिए उसके कितने फोर्स लग रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक तो इसमें वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरा ये जो सरफेस है, इस सरफेस को ये बॉडी कांटेक्ट में आने की वजह से प्रेस कर रही है, और जिस फोर्स से प्रेस कर रही है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसकी वजह से ये इसको क्या कर रही है? प्रेस कर रही है। इसको, सरफेस को। और जब बॉडी सरफेस को प्रेस कर रही है तो सरफेस भी बॉडी को क्या करती है? प्रेस करती है, और जिस फोर्स से प्रेस करती है इतना ही मैग्नीट्यूड होता है, उसे नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये तो ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों में क्या होते हैं? बराबर से लगते हैं, इक्वल लगते हैं, अपोजिट लगते हैं। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, आगे बताएंगे कैसे। कि जैसे ही कोई बॉडी इसको प्रेस कर रही है तो दूसरी बॉडी भी इस बॉडी को प्रेस करेगी, जब दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसकी डायरेक्शन आपने कैसे बदल दिया? तो हमेशा आप ये समझेंगे कि जो नॉर्मल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन जो कांटेक्ट सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पे। तो आप देखेंगे यहाँ भी हमने क्या बनाया? इससे 90, और यहाँ क्या बनाया है? इस वाली सरफेस से 90 बनाया है। क्लियर? एक तो एग्जांपल और करेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे अगर हमने कहा ये कोई बॉडी है, ये सरफेस है और यहाँ पर एक बॉडी ऐसे रखी हुई, और एक बॉडी हमने एक छोटी सी इससे अटैच करके ऐसे रख दिया, ऐसा। अगर हम आपसे कहें
इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, इस तरीके से। अगर हम आपसे कहें कि दोनों को मिला के कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस बॉडी का, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है इस वाली बॉडी का, वो ऐसा बनेगा कि छोटी वाली बॉडी पर ये कांटेक्ट तो इधर से बना रहा है, इधर से भी बना रहा है, लेकिन ये इसको पुश नहीं कर रहा है ना इसको पुश कर रहा है, दोनों कांटेक्ट में केवल रखे हुए हैं। तो कांटेक्ट में रखे होने से क्या नहीं लगता है, कांटेक्ट फोर्स नहीं लगता है। तो इस पर सिर्फ और केवल सिर्फ एक फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, इसका वाला वेट फोर्स, और ये सरफेस को चूंकि इस वेट फोर्स से प्रेस कर रहा होगा तो सरफेस भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, इसको हम N1 कह देते हैं ये। और दूसरा इस सरफेस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो इस सरफेस पे यही N1 डाउनवर्ड लग रहा होगा, जो बॉडी जिससे इसको प्रेस कर रही होगी ये। अब बड़ी वाली बॉडी का एफबीडी बनाते हैं, तो बड़ी वाली बॉडी पे क्या हो रहा होगा कि जिसका मास कैपिटल M है, तो इस पे भी वेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये। और इस सरफेस को प्रेस करेगा किसी नॉर्मल रिएक्शन से, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इसको अपवर्ड प्रेस करेगा, तो 90 डिग्री बनाता हुआ सरफेस से ये, इसको हमने N2 कह दिया। और इसकी जो सरफेस होगी, इस सरफेस पे ये बॉडी जो प्रेस करेगी वो भी N2 से प्रेस करेगी। तो ये आपको नॉर्मल रिएक्शन समझना है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, जो कहां पर लगता है, at the body which are in contact, जो किसमें होंगी, कॉन्टैक्ट में होंगी, एंड प्रेस टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या करें, वो प्रेस करें या फोर्स अप्लाई करें, तब लगेगा। और डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द contact surface। ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जैसा मैंने यहाँ पर हर जगह दिखाया है कि देखो ये कॉन्टैक्ट बना रहा है ये दोनों, तो इनके कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आई, ये तो इस लाइन के लॉन्ग लग रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर ये हुआ, यहाँ कॉन्टैक्ट का परपेंडिकुलर ये हुआ, ठीक है ना। तो हर जगह कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसे हम नॉर्मल फोर्स, इसी नॉर्मल का मतलब ही होता है बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसी वजह से इसका नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स। क्लियर। अब कहीं कहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालने में दिक्कत होती है, तो वो मैं बता दे रहा हूं कैसे निकालते हैं, उसको लिख लिया होगा इसको, देखिए अब जैसे ये एक बॉडी है, इस तरीके से, अब इनका वेट फोर्स तो लग ही रहा है इन पर, इस वेट फोर्स के साथ साथ इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स F हमने इधर से अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल है। तो अगर इस पे हम टोटल फोर्स काउंट करें कि इस पे टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, इस पे टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, तो इसका अगर FBD ड्रा करते हैं, तो इसका जो FBD होगा वो ये होगा कि जैसे ये बॉडी है, ठीक है,
तो इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक फोर्स तो इस पे ऐसे लग रहा है F जो दिख रहा है हमको, ठीक है। और अगर ये F लग रहा है तो ये इसको किसी फोर्स से प्रेस कर रहा होगा इस वाली बॉडी को, तो ये दोनों कांटेक्ट में है, तो जाहिर सी बात अब की बार ये इस पर क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम ये नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, इसको हम N1 से डिनोट कर देते हैं। अब इसका वेट फोर्स तो भी नीचे लग रहा होगा, इसका वेट फोर्स mg वो तो लगेगा, यूनिवर्सल है। और जब वेट फोर्स mg लग रहा है तो ये इससे सरफेस से कांटेक्ट बना रहा होगा इससे, और ये अपने वेट फोर्स से सरफेस को प्रेस कर रहा होगा, तो सरफेस भी इसको क्या कर रही होगी, कांटेक्ट फोर्स से अपवर्ड प्रेस करेगी। एक फोर्स इस पे ये भी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम N2 कह दे रहे हैं ये। तो ये इस बॉडी पर टोटल 4 फोर्स लगेंगे, देखने से लगता नहीं है। ये इसका क्या है, FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम है। इस पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 4 फोर्स। ऐसे अगर इसको हम बनाएं तो बड़ी वाली बॉडी को अगर हम बनाते हैं तो इस पे भी क्या होगा, टोटल नेट 4 फोर्स एक्ट होंगे। जैसे ये M है, कैपिटल M, तो इस पे वेट फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा M×G, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कुछ N। उसका रीजन ये है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस वजह से लगेगा क्योंकि ये अपने वेट फोर्स से इसको प्रेस करेगी, तो सरफेस भी इसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, प्रेस करेगा। और इधर ये देखिए कि जब इसने इसको प्रेस करा तो इसने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो इसने नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगाया होगा, इसने भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, इस वजह से इसने लगाया। तो यहाँ पर भी ये N1 यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है ना, इसने इधर की तरफ लगाया इसने। आप देखेंगे जितने भी कांटेक्ट फोर्स में बना रहा हूँ सब क्या है, जिस सरफेस से कांटेक्ट बना रहे हैं वहां से 90 डिग्री पर है। अब इसका सरफेस अगर देख लेते हैं इन दोनों का, तो इसके सरफेस पे ये N2 लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ये इस कांटेक्ट सरफेस से 90 डिग्री बनाता होगा क्योंकि ये इसको N2 से ही प्रेस कर रहा होगा। और ये इसकी सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो N लगेगा, और वो भी डाउनवर्ड लगेगा इस तरीके से, ये नॉर्मल फोर्स होगा क्योंकि ये इससे इसको प्रेस कर रहा होगा। क्लियर है ना, ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स और ये टोटल नॉर्मल फोर्स कैसे लगते हैं, क्योंकि बार बार हर जगह नॉर्मल फोर्स की बात आएगी। अब नॉर्मल के लिए थोड़ा सा और देख लो डायरेक्शन में, ताकि दिक्कत ना हो नॉर्मल निकालने में। जैसे कभी कभी कोई बॉडी इस तरीके से रखी रहती है, ये बॉडी है, और ये बॉडी है, ये ठीक है। इसका मास M1 है और इसका मास M2 है, ये दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं इस तरीके से। अब ये सरफेस है, तो अगर इसका FBD आप बनाते हैं और हम इधर से इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली F, ठीक है, तो इसका आप FBD बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके FBD में, फ्री बॉडी डायग्राम में, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ये वाली बॉडी है, ये M1 मास है इसका, तो एक तो इस पे वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है M1×G, एक इस पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टली F। दूसरी बात ये कि ग्राउंड को ये प्रेस कर रहा होगा M1×G से, तो ग्राउंड इसको इस नॉर्मल कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस तरीके से, इसको हमने कह दिया
N1, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर ये इसको कंप्रेस करेगा, इधर की तरफ प्रेस करेगा, तो ये इस पर एक्सर्ट करेगा फोर्स, कांटेक्ट में प्रेस ना करता तो नॉर्मल रिएक्शन ना लगता, लेकिन प्रेस कर रहा है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये इस पे लगाएगा, ये दोनों इस पे लगाएंगे। लेकिन अब की बार इनकी जो सरफेस है, कांटेक्ट है, वो देख रहे हैं कांटेक्ट का तरीका हमने थोड़ा ऑब्लिक बना दिया है, तो इस बार इनमें जो फोर्स लगेगा वो कांटेक्ट सरफेस के किधर लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो कांटेक्ट सरफेस ये है और यहां से 90 डिग्री बनाता हुआ ऐसे ये लगेगा, इसको हम N2 बोलेंगे, समझ रहे हो। बॉडी ऐसे लगाएगी 90 डिग्री, ये बन रहा है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। और इस बॉडी का जो सरफेस है नीचे ये वाली, ये सरफेस क्या कर रही होगी, क्योंकि ये सरफेस इसको N1 से ऊपर प्रेस कर रही थी, तो ये सरफेस को भी नीचे की तरफ क्या करेगा, उसी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स N1 से प्रेस करेगा। ये इस बॉडी का क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है। बॉडी को हमने फ्री कर दिया और नेट फोर्स दिखा दिया कि कितने लगते हैं, इसी को FBD कहते हैं। आपके बुक में फ्री बॉडी डायग्राम जैसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, समझ रहे हो ना, अलग अलग। वहां बार बार हम बताएंगे ना, वो तो नॉर्मल फोर्स एक बार लिख दिए हैं। अब नॉर्मल फोर्स आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप चीजों को डिटेल में जानेंगे। इस बॉडी का भी वैसे ही हम समझते हैं, ये वाली बॉडी आप इस तरीके से, इसका मास m2 है, एक तो फोर्स इस पे क्या लग रहा होगा, m2g डाउनवर्ड, दूसरा ग्राउंड को ये प्रेस करा है तो ग्राउंड भी इसको प्रेस करेगा, तो जिस नॉर्मल फोर्स से प्रेस कर रहा है उसको हम N3 कह रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये ग्राउंड को प्रेस कर रहा था तो ग्राउंड इसको प्रेस कर रहा था। दूसरी चीज, ये इसको इधर की तरफ प्रेस कर रहा है तो ये भी इसको क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स से प्रेस करेगा। ये N2 से कर रहा था तो ये भी इसको क्या करेगा, N2 से ही करेगा और नॉर्मल करेगा ऐसे, जिस डायरेक्शन में ये 90 बना है, तो कांटेक्ट सरफेस ये है और यहां से ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपका N2। आप देख रहे हैं जैसे वो इधर की तरफ है तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ होगा, ये N2 होगा और ये क्या हो जाएगा, M2G हो जाएगा। तो ये इस पे नेट 3 फोर्स लग रहे होंगे। ये तो आपसे कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि इस बॉडी पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, ये बताइए। तो टोटल फोर्स कैसे बता पाएंगे आप, जब जानते होंगे ना ये FBD बनाना, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। अब इसकी सरफेस का भी देख लेते हैं। इसकी सरफेस से जब ये कांटेक्ट बनाएगा तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड लग रही होगी बॉडी पर, तो बॉडी इस पर डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका N3। समझ में है। अब इसके बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी नॉर्मल फोर्स पे कर ही लो, डायरेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लगेगी किस डायरेक्शन में। ज्यादातर टॉपिक हम इसी टॉपिक में पढ़ा लेंगे, आगे के 2-3 टॉपिक जो है, जैसे हमने जब मोशन इन 1D पढ़ाया था तो ज़्यादातर चीज़ें हमने पहले ही वेक्टर वगैरह सब एक ही टॉपिक में डिस्कस कर लिया, तो बाकी चीज़ें गलती हो गई। अब जैसे हमने क्या करा कि अपनी किसी बॉडी को सर्कुलर ऐसे कोई हेवी स्फेरिकल बॉल है इसके ऊपर रख दिया ऐसा, इस तरीके से, ये इसका सेंटर है। अब इसका वेट फोर्स तो समझ में आ रहा है कि वेट फोर्स इसका किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। अगर इसका मास क्या है, ये m है ऐसे, लेकिन अगर जब इसका FBD ड्रा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, अगर इस बॉडी का हम FBD बनाते हैं तो इस पे जो वेट फोर्स आ रहा है वो तो डाउनवर्ड आ रहा है, समझ में भी आ रहा है m/g। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो अपवर्ड लगेगी, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एग्जैक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसको हमने कैसे निकाला, जब किसी भी सर्कुलर आर्क पे या इस तरीके से रखा होगा तो उसका नॉर्मल यहाँ से टेंजेंट ड्रा करते हैं, वो टेंजेंट बताता है, ठीक है ना। किसी भी सर्कुलर आर्क पे नॉर्मल क्या होता है,
टेंजेंट, और टेंजेंट से जो उसके सेंटर को मिलाते हैं जिसे रेडियस कहते हैं ये, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है 90 होता है। तो कहीं पर भी ऐसा बना हो तो आप उसको क्या करेंगे अलोंग द टेंजेंट ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ तक तो ठीक है, जब बॉडी ऐसे गति मिल जाएगी तब, तो ये अपने वेट फोर्स की वजह से इसे ऑब्लिक प्रेस कर रही होगी, ये mg इधर लगेगा, लेकिन mg इधर लगने का मतलब ये नहीं कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे लगेगा। इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो किधर लगेगा, रेडियस की डायरेक्शन में, रेडियल लगेगा, इधर लगेगा, ऐसा समझ रहे हो, इस तरीके से। जबकि इस पे वेट फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे डाउनवर्ड लगेगा। बिल्कुल सिमिलरली अगर ये थोड़ा कॉन्केव वाला कर्वेचर बॉडी के कांटेक्ट में आए, ऐसा हो, सपोज दैट इस तरीके से, तो अंदर भी क्या करेगा ये, जैसे ये बॉडी कांटेक्ट में, इसका मास m है, तो mg इस पे डाउनवर्ड लगेगा। और जब इसका आप एफबीडी ड्रा करेंगे देखेंगे कि mg तो डाउनवर्ड लग रहा है इस तरीके से, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। सर ये रेडियस इस पे ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जहां कांटेक्ट बना रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। जैसे अगर इसको ऐसा ऑब्लिक कर देंगे तो ये इसका टेंजेंट होगा, और टेंजेंट रेडियस से नॉर्मल बनाएगा ऐसे। तो ऐसा नहीं कि वेट फोर्स इसका डाउनवर्ड लग रहा है तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस बॉडी का अगर एफबीटी बनाते हैं तो ये बॉडी इस तरीके से होगी, ऐसा, और इस पे वेट फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगेगी, इस तरीके से लगेगी, अपवर्ड लगेगी। अपवर्ड का ऐसे ऑब्लिकली लगेगी, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही सर्कुलर आर्क पे भी आप देखेंगे कि इस सर्कुलर आर्क पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऐसे अगर ये सर्कुलर आर्क है इस तरीके से, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन रेडियस के लॉन्ग लगेगा, ऐसे ये इसको प्रेस करेगा, समझ लो ना, ऐसे इसको भी रेडियस के लॉन्ग ऐसे प्रेस करेगा, ऐसे इसको भी रेडियस के लॉन्ग क्या करेगा, अगर ये सरफेस है इस तरीके से, ये बॉडी रेडियली इसको प्रेस करेगी इस तरीके से ना। तो कांटेक्ट फोर्स के लिए इतनी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। हमने दो फोर्स आपको पढ़ा दिया, एक वेट फोर्स, दूसरा कांटेक्ट फोर्स। इसको नोट करिए, फिर तीसरा टेंशन फोर्स पढ़ते हैं। तो अब लास्ट में लिखिए टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो टेंशन जो होता है वो किसी स्ट्रेस स्ट्रिंग में होता है। अगर हम टेंशन फोर्स की बात करेंगे तो ये कहाँ होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर होगा, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रिंग का मतलब तनी हुई डोरी में, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये भी एक टाइप का फोर्स है। जैसे हमने क्या कहा कि कोई बॉडी ऐसे हैंग करी गई है इस तरीके से किसी एम मास से, तो इस पे क्या होगा कि वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, और जब वेट फोर्स इस बॉडी पर डाउनवर्ड लगेगा तो ये इसको स्ट्रेच कर देगा स्ट्रिंग को। तो जहां से आप देखेंगे टेंशन को, जिस पॉइंट से देखेंगे उस पॉइंट से अबे की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। जैसे यहाँ पर ये डोरी बंधी हुई है और यहाँ से हम देखेंगे जिसमें टेंशन यहाँ से दूर जाने की दिशा में टी इधर की तरफ होगा, ठीक है। या अगर हम ऊपर से देखेंगे तो टेंशन फोर्स हमको किधर दिखेगा, ऊपर से दूर जाने की डायरेक्शन में टी ऐसे हमको दिखेगा, ठीक। अगर मिड पॉइंट से देखेंगे यहाँ से तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो टेंशन ऐसे दिखेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो टेंशन इस तरीके से। क्लियर है। तो टेंशन क्या होगा हमेशा, अगर डायरेक्शन ऑफ टेंशन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द व्यू पॉइंट, जहां से हम देख रहे होंगे उसके दूर जाने की दिशा में,
ऑलवेज अवे फ्रॉम व्यू पॉइंट। देखने से दूर जाने की दिशा में। क्लियर है? अगर यही स्ट्रिंग क्या हो जाए, ढीली हो जाए, तो टेंशन फोर्स में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ना कर देना कि माइनस में हो गया। जब रिवर्स स्ट्रेच करेगी तब टेंशन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अदरवाइज अगर डोरी को, इसको हम मास को नीचे से हाथ लगा के पकड़ लें और इस पे ताना ना रहे, स्ट्रेचिंग ना रहे, तो इस पे टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो टेंशन फोर्स वहां नहीं होगा। तो टेंशन फोर्स क्या होगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग में ही होगा। तो हमने तीन फोर्स आपको बता दिए, एक वेट फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स, दूसरा टेंशन फोर्स। क्लियर है? अब इतने से काफी कुछ हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको पढ़ा दिया, वेट फोर्स पढ़ा दिया, नॉर्मल फोर्स पढ़ा दिया और स्ट्रेच स्ट्रिंग बता दी, फ्रेम बता दिए। ठीक है? अब हम वापस क्या करते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। अब आपको समझ में भी आएगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने बताया था कि अगर कोई भी बॉडी क्या है, मोशन में है या वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो तब तक इस स्टेट को फॉलो करेगी जब तक उस पर क्या ना हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स आप ना अप्लाई करें, ये इसको मेंटेन की रहेगी। लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये समझिए कि यहीं से दोनों लॉज डेराइव भी होते हैं, फर्स्ट और थर्ड लॉ। तो मेन लॉ क्या है, सेकंड लॉ है। अगर हम मेन लॉ की बात करें कि न्यूटन का जो मेन लॉ था वो कौन सा था, थर्ड लॉ था, सॉरी सेकंड लॉ था। और ये इसी से क्या कर सकते हैं, हम डेराइव्ड कर सकते हैं किसको, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ को। ठीक है ना? फर्स्ट एंड थर्ड लॉ can be derived from second law। इनसे डेराइव करा जा सकता है। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये है कि अगर उन्होंने बताया किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। ठीक है? तो वो उस बॉडी के जो मोमेंटम होता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, dp ओवर dt के। ये अगर इस f नेट को हम लिखें तो f नेट हो जाएगा dp ओवर dt। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर हमने 1 ले लिया। अब यहां से बात आती है कि p क्या है। तो ये है मोमेंटम, बोलते हैं इसे, या लीनियर मोमेंटम। ठीक है? मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम भी होता है और लीनियर मोमेंटम होता है। तो इसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं एक्चुअल में p को। अब ये मोमेंटम क्या चीज होता है, जो मोमेंटम होता है या लीनियर मोमेंटम p होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसका प्रोडक्ट होता है, m और b का, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम p की बात करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मतलब दोनों का एक साथ सेंस एक वेक्टर पैरामीटर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। किसी बॉडी का मास क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, उन दोनों के प्रोडक्ट को जब एक साथ क्या करते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी। और ये कैसी क्वांटिटी है, अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया m इंटू बी होगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डायरेक्शन जो होगी वो अलोंग द वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो इट्स यूनिट इज यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो p का जो डायमेंशन होगा ये होगा डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, m/t - 1 हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो अब आपको यहाँ से p पता हो गया, तो अब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं और डिटेल्स है। तो हमने कहा कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है वो बताया उन्होंने कि जो नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। मतलब एफ नेट या एफ एक्सटर्नल ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, dp अपॉन dt की। इसी को बोलते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फोर्स इज रिस्पांसिबल, नेट फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी एट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में उसके मोमेंटम में चेंज के लिए जो रिस्पांसिबल होता है ये, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। with respect to time। ये अब इसको हम थोड़ा सा और ओपन करें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d ओवर dt। p की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा m डॉट या मास इनटू वेलोसिटी। अभी बताया p यही होता है, p क्या होता है, मोमेंटम है, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, हमने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब दो चीजें जब प्रोडक्ट में होती हैं तो उनका डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में कैसे होता है, पहले हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, फिर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे अगर हमने a डॉट b लिया है और इसको डिफरेंशिएट करना है सपोज दैट x के रिस्पेक्ट में d ओवर dx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ b मतलब db ओवर dx, और फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में a इंटू db ओवर dx प्लस b इंटू da ओवर dx। ये मैथ का रूल है कि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं पहले टर्म का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास को पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी को, तो dv ओवर dt हो गया, प्लस अब की बार वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो मास को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में dm ओवर dt। ये न्यूटन का रियल में सेकंड लॉ है। ठीक है, अब हम जो करते हैं वो ये करते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं कुछ अजम्पशंस के साथ। जैसे पहली बात इसमें ये है कि हमने क्या करा कि इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, मास को हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर दिया, और मास को जब कांस्टेंट करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अगर आपसे न्यूटन का कोई सेकंड लॉ पूछे तो आप इसको बताएंगे, ये नहीं कि F = ma डायरेक्ट बोला। अब F = ma कब होता है, ये देखिए, जब मास कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट है तो इसको हमने m इंटू dv ओवर dt, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस यहाँ आएंगे तो ये v लिखा हमने। अब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो तो जीरो हो जाएगा, तो dm ओवर dt का इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये इतना टर्म क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो सीधे सीधे नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, नेट फोर्स जो आ जाएगा हो जाएगा m dv ओवर dt के, केवल इतना तो बचेगा। और आपको बताया dv ओवर dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन के लिए दो तीन फार्मूले बताए थे, उनमें से एक्सेलरेशन एक ये भी होता है dv ओवर dt। ये एक्सेलरेशन को बताया था d2x ओवर dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन को बताया था v dv ओवर dx। ये तो यहां से ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसको हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, या नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, और इतने को एक्सेलरेशन लिख देंगे तो m इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। तो ज्यादातर आप क्या करते हो, सेकंड लॉ को इसी से कोरिलेट करते हो। इस जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अरे ज्यादातर तो यही लगाते हैं ना। बाकी क्या होता है, अगर मेन स्ट्रीम में देखें तो जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, dp ओवर dt होगा, या dp बाई dt होगा, या इस मॉडिफिकेशन को आप लिख सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसी में क्या करें कि वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें, तो वेलोसिटी कांस्टेंट करेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, फिर केवल ये टर्म रहेगा। ये रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह में यूज करते हैं। समझ में आ रहा ना, नोट करो इसे, कर लिया। अब जैसे हमने यहाँ पर m इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, ऐसे क्या लिख सकते हैं, v को कांस्टेंट कर सकते हैं, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जैसे हमने ये लिखा कि f नेट जो है ये m dv ओवर dt है, प्लस में v dm ओवर dt है। तो यहां से नेट फोर्स जो आता है, अगर हम क्या कहते हैं कि इफ v इज कांस्टेंट, अगर इस टर्म को कांस्टेंट करते हैं तो नेट फोर्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, m, ये टर्म अब की बार dv ओवर dt क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस में v dm ओवर dt ये रहेगा। तो आप देखेंगे कि अब की बार जब किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स लगा है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम dm ओवर dt। जैसा रॉकेट वगैरह में होता है कि फोर्स वो कहां से एक्सर्ट करता है, मास को बर्न करने से। उसका मास टाइम के साथ क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या करता है, बहुत तेजी से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो मूव करने का रीजन क्या होता है कि एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब उस पर नेट फोर्स लग रहा है। तो वो नेट फोर्स आ कहां से रहा है, वो इसको बर्न करने से आ रहा है। जब क्या करता है, मास क्या होता है, बर्न करता है। अब आपके लेवल पे आपके सिलेबस में दो बातें हैं। एक तो अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें तो एक तो अगर मास कांस्टेंट होगा, अगर हम इसको इस अजम्पशंस को dp ओवर dt को F इज इक्वल टू F नेट इज इक्वल टू dp ओवर dt लगाते हैं तो इसमें दो बातें आती हैं। दो कौन कौन सी बातें आती हैं, एक तो आता है कि जब इफ मास इज कांस्टेंट, तो मास को अगर कांस्टेंट करते हैं तो नेट फोर्स जो होगा ये मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं, इसमें दूसरी बात देखते हैं, इफ v कांस्टेंट, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट करते हैं तो जो नेट फोर्स आता है ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका vdm ओवर dt। तो आपके वहां जो 90% क्वेश्चन है वो इसमें है, वेरिएबल मास का सिलेबस आपके वहां उतना अच्छे से नहीं है। तो ज्यादातर हम क्या लगाएंगे, इसको लगाएंगे 90% केस में। थोड़ा बहुत जब हम वर्क और एनर्जी पढ़ेंगे या और कहीं पर भी तो थोड़ा बहुत इसको भी लगाते हैं जब मास वेरिएबल है, इसे वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं ये। तो ये आपका आज का ये टॉपिक हो गया, बाकी फिर नेक्स्ट कल पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।